हेलो स्टूडेंट्स, यूनिट थर्ड हमने स्टार्ट कर दी थी जिसकी कुछ टॉपिक हम कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है अभिकेंद्रीय बल। तो कोई भी m द्रव्यमान का पिंड अगर वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा है v वेग से, हमने मान लिया कि कोई m द्रव्यमान का पिंड है, वो किसी वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है। अब इस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या हमने मान ली r। तो वृत्ताकार पथ पर गति करते हुए पिंड को एक बल केंद्र की ओर हमेशा खींचता रहेगा, जिसकी वजह से वो लगातार वृत्ताकार पथ पे गति करता रहेगा। तो जो केंद्र की तरफ लगने वाला आवश्यक बल होगा, इसी बल को कहा जाता है अभिकेंद्रीय बल। लेकिन अगर बल सिर्फ केंद्र की ओर ही लगता तो चक्कर काटते हुए इस पिंड को केंद्र में आकर मिल जाना चाहिए था। तो इस अभिकेंद्रीय बल के बिल्कुल विपरीत दिशा में एक बल उसको बाहर की तरफ भी खींचता है, जिसका परिमाण अभिकेंद्रीय बल के समान ही होता है, लेकिन बस दिशा विपरीत होती है। अपकेंद्रीय बल बाहर की तरफ लगेगा और अभिकेंद्रीय बल इस वृत्ताकार पथ के केंद्र की तरफ लगेगा। तो किसी भी कण को या किसी भी पिंड को वृत्ताकार पथ में गतिमान रहने के लिए दोनों बलों की आवश्यकता होती है, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल। तो ये इसकी परिभाषा है। यदि m द्रव्यमान का कोई पिंड v वेग से r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर गति करता है तो उस पर कार्यरत वृत्त के केंद्र की ओर जो आवश्यक बल कार्य करेगा उसी को बोला जाएगा अभिकेंद्रीय बल। और इसकी दिशा पिंड के वेग के लंबवत गति पथ के केंद्र की ओर होती है। हमें पता है कि कोई भी पिंड जब वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो हर एक बिंदु पे इसका वेग परिवर्तित होता रहता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ इसका वेग निकालना चाहूँ, मान लिया कि यहाँ इसका वेग क्या है v1, कुछ समय पश्चात में ये बिंदु b पर पहुंच गया, यहाँ a मान लिया, यहाँ बिंदु b पर पहुंच गया, तो यहाँ इसका वेग दूसरा हो जाएगा। अगर हम ये भी माने कि ये समान वेग से गति कर रहा है, एक समान वेग से गति कर रहा है, तो वेग का मान अगर समान रहेगा तो इसकी दिशा जरूर हर पॉइंट पे बदलेगी। दिशा ज्ञात करने के लिए हम इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो v1 वेग की दिशा इस तरफ है। अगर यहाँ मेरे को इसकी दिशा देखनी कि v2 वेग की दिशा क्या होगी, तो इसकी दिशा इस तरीके से होगी। तो हर एक बिंदु पर अगर वेग का मान समान है तो दिशा इसकी अवश्य परिवर्तित होती रहेगी। तो ये आपका अभिकेंद्रीय बल है। तो इसकी जो दिशा है वो वेग के लंबवत, वेग अगर आपका इस दिशा में जा रहा है तो इसके लंबवत हमेशा केंद्र की ओर अभिकेंद्रीय बल की दिशा रहेगी। इसके विपरीत अपकेंद्रीय बल क्या होगा? आभासी बल है। केंद्र की ओर की तरफ वाला वो आभासी बल नहीं है, वो व्यक्ति को महसूस हो रहा है, लेकिन अभिकेंद्रीय बल को बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए ये एक आभासी बल होता है जो कि अभिकेंद्रीय बल के बिल्कुल समान लेकिन विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो ये दोनों बल हैं। अब हम देखेंगे कि अभिकेंद्रीय बल का सूत्र क्या है और कैसे उसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे हम। अभिकेंद्रीय बल का एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए हमने मान लिया कि कोई m द्रव्यमान का कण है, वो कुछ वेग से गतिमान है। यहाँ से इसकी O से A तक की जो दूरी है वो त्रिज्या इसकी हमने r मान ली है। माना बिंदु A पर इसका वेग है v1, कुछ समय पश्चात t समय पर इसका वेग v1 मान लिया हमने। t प्लस डेल्टा t समय के बाद में ये बिंदु B पर पहुंच गया, वहां इसका वेग हो गया है v2। तो अब इसने टोटल जो दूरी तय की है वो क्या हो गई यहाँ पे AB। अब अगर हम इसका त्वरण निकालना चाहें तो त्वरण निकालने के लिए आपको इसका भी यूज करना पड़ेगा। यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ जो ये v1 जा रहा है, इस लाइन को अगर मैं आगे बढ़ाऊं और इसको अगर मैं पीछे निकालूं तो इन दोनों लाइनों से टोटल वेग निकलेगा। ये v1 की दिशा है और ये v2 की दिशा है। अगर सदिश निरूपण में मैं दिखाना चाहूं तो v1 कुछ इस तरीके से है और v2 इस तरीके से है। तो दो सदिश राशियों का जो परिणामी होगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। दोनों का रिजल्टेंट मैंने मान लिया क्या है, डेल्टा वी, या दोनों का जो डिफरेंस है वो डेल्टा वी आ गया। तो यहाँ पे v1 ये था इसमें और v2 बी पे थी पोजीशन, उनको थोड़ा सा मैंने यहाँ पे सदिश रूप से निरूपित कर दिया है कि एक दूसरा त्रिभुज मैंने और मान लिया है। तो कुल मिला के अगर हम कंपेयर करें तो ये त्रिभुज और यहाँ पे AOB जो त्रिभुज है वो बिल्कुल समरूप त्रिभुज है। इसमें भी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर मैं A को B से, अगर A और B के बीच की डिस्टेंस बहुत कम होगा, बहुत अल्प अंतराल पे मान लें या कह दें कि कोणीय विस्थापन अगर बहुत कम हो तो B को हम A के पास में एज्यूम कर सकते हैं, और B अगर A के पास में है तो यहाँ पे भी डिस्टेंस बिल्कुल सीधी आएगी, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये दोनों जो त्रिभुज होंगे AOB और PQR दोनों ही समरूप त्रिभुज होंगे, तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी समान होगा। तो यहीं से हम शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले कण का त्वरण हम जब निकालेंगे तो त्वरण का सूत्र होता है वेग में परिवर्तन बटा समय।
तो वेग में परिवर्तन कितना आएगा, v2 माइनस v1। और v2 किस समय पर था, वो v2 वेग उसका था t प्लस डेल्टा टी समय पे, जो कि बिंदु B पर था। और यहाँ t समय पर वो कहाँ था, v1 वेग के साथ में बिंदु A पर था। तो v2 माइनस v1 कर लिया तो समय का अंतर कितना आ जाएगा, t प्लस डेल्टा टी माइनस t, t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, आ गया v2 माइनस v1 अपॉन डेल्टा टी। हमें एज्यूम करना है या हम कह सकते हैं कि v2 का एक तुल्य सदिश हम और ज्ञात करते हैं कि यहाँ अगर v1 वेग है और t प्लस डेल्टा टी समय बाद में बिंदु यहाँ पहुंचा है, कण यहाँ पर पहुंचा है, तो हम मानेंगे कि यहाँ पर जो वेग है वो भी v1 प्लस डेल्टा v होगा, कि वेग को हम v2 वाले वेग को v1 के साथ परिवर्तन के साथ में एक तुल्य सदिश के रूप में यहाँ पे प्रदर्शित कर रहे हैं कि v2 हो जाएगा आपका v1 प्लस डेल्टा v। v1 को आप इस तरफ शिफ्ट कर दो, v2 माइनस v1 इक्वल्स टू डेल्टा v। इस वैल्यू को जब इस समीकरण में आप रखोगे तो v2 माइनस v1 की जगह क्या लिख सकते हो, डेल्टा v। तो त्वरण का जो सूत्र निकलेगा वो डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी आ जाएगा। तो इक्वेशन थर्ड आ गई हमारे पास में, a इक्वल्स टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। हमें पता है कि बल का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो द्रव्यमान के साथ में हम इस त्वरण की वैल्यू को रख देंगे, लेकिन उससे पहले इस त्वरण में हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, यहाँ पे कुछ परिवर्तन करेंगे। चित्र से हम देखेंगे, हमने मान लिया कि कोणीय विस्थापन बहुत कम है। कोणीय विस्थापन कम होने का मतलब ये है कि बिंदु B बहुत दूर ना होके कहाँ जाएगा, बिंदु A के पास में आ जाएगा। बिंदु A के पास में आ जाएगा तो कण के जो वेग होंगे वो भी ज्यादा परिवर्तित नहीं होंगे। तो इस स्थिति में v1 बराबर v2 मान सकते हैं हम। तो यहाँ पे जो हमने ये त्रिभुज लिया है तो हम कह सकते हैं कि PQ और PR की वैल्यू सेम होगी। जो उनका परिणामी होगा तो वो डेल्टा V आ जाएगा। जो यहाँ पे R है वो इसकी त्रिज्या हो जाएगी। अब यहाँ पे दोनों त्रिभुजों की समरूपता को हम यूज करेंगे। तो पहली चीज मैंने दूसरे त्रिभुज से बता दी कि PR इक्वल्स टू PQ इज इक्वल टू V आ जाएगा। अब मुझे AB का मान भी चाहिएगा, जब मैं समरूपता को यूज करूंगी तो मुझे AB का मान भी चाहिएगा। AB की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप वेग का सूत्र लगाएंगे। वेग का सूत्र होता है दूरी बटा समय। तो यहाँ पे दूरी तो है हमारी, विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन तो है AB और समय है आपके पास में डेल्टा टी, कि A से B तक में समय कितना लगा है, डेल्टा टी। तो AB का मान क्या हो जाएगा, V डॉट डेल्टा टी। तो ये हमने मान लिया है AB इज इक्वल टू V डॉट डेल्टा टी। त्रिभुज के अंदर OA त्रिज्या है वो R रख ली हमने, और ये जो दूसरा त्रिभुज लिया था इसमें QR की वैल्यू परिणामी सदिश आ जाएगा डेल्टा V। तो QR की वैल्यू परिणामी सदिश आ गई है डेल्टा V। तो त्रिभुज AOB और QPR समरूप त्रिभुज हैं। दोनों की भुजा समान होगी तो उनकी भुजाओं का अनुपात भी समान होगा। दोनों त्रिभुजों की समरूपता से हम कह सकते हैं QR अपॉन AB इज इक्वल टू PR अपॉन AOA। QR की वैल्यू डायग्राम से दिख रही है, डेल्टा V है, डेल्टा V रख दिया। AB की वैल्यू अभी हमने फाइंड कर दी, V डेल्टा टी को रख दिया इक्वल्स टू PR और OA। OA तो वृत्त की त्रिज्या है, R रख दिया। और PR हमने कहा था कि यहाँ से V1 और V2 ना मान के दोनों कम डिस्टेंस की वजह से V होगा, दोनों का वेग समान होगा, तो यहाँ पे V आ जाएगा। यहाँ से इस V को हम यहाँ क्रॉस में भेज देंगे तो डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी रह जाएगा। और किन्हीं भी दो सदिश राशियों का जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो उसके ऊपर से सदिश हट जाता है। जैसे आपके पास में x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z k कैप, z1 y1 k कैप, एक सदिश ये है। और दूसरा सदिश है आपके पास में x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ये अगर है तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करवाओगे तो x1 x2 से मल्टीप्लाई होगा, x1 डॉट x2 i कैप यूनिट वेक्टर बन जाएगा 1। तो यहाँ पे आ जाएगा x1 डॉट x2 प्लस y1 डॉट y2 प्लस z1 डॉट z2। ये तब है जब दोनों अलग अलग है। यहाँ पे वेग, एक वेग दूसरे वेग से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा और इनके जो इकाई सदिश है उनका मान 1 बन जाएगा। तो अब यहाँ पे सदिश का निशान नहीं लगेगा, डेल्टा V एक अकेला सदिश है इसलिए इसके ऊपर सदिश का निशान लगेगा। डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी क्या है, वेग में परिवर्तन की दर, और वेग में परिवर्तन की दर होता है त्वरण। तो हम डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी को A कह सकते हैं, या समीकरण 3 जो थी हमारी वो यही थी, A इक्वल्स टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी। तो इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को कंपेयर अगर हम करेंगे तो A इक्वल्स टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R के इक्वल। और हमने पहले कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध स्थापित किया था प्रीवियस लेक्चर में। तो V इक्वल्स टू होता है R ओमेगा। ये वैल्यू जब आप रख देंगे
वी स्क्वायर की जगह पे, तो यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, लेकिन आर से अपॉन वाला आर कैंसिल आउट हो जाएगा तो आर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो त्वरण का जो सूत्र निकला है वो रेखीय वेग के रूप में वी स्क्वायर अपॉन आर आया है और कोणीय वेग के रूप में आर ओमेगा स्क्वायर आया है। अगर त्वरण आपके पास में है तो आप अभिकेंद्रीय बल का परिमाण निकाल सकते हैं, क्योंकि बल का सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। आप त्वरण का मान उसके अंदर रख देंगे एम वी स्क्वायर अपॉन आर। रेखीय वेग के रूप में, अगर कोणीय वेग के रूप में निकालना चाहते हैं तो त्वरण की जगह ओमेगा स्क्वायर डॉट आर आ जाएगा। अगर थोड़ा सा और कन्वर्ट करना चाहेंगे, न्यूमेरिकल अगर आपके पास में आता है और उसके अंदर आवर्त काल दे रखा है, तो आप कोणीय वेग को चेंज कर सकते हैं। कोणीय वेग का सूत्र होता है 2 पाई अपॉन टी, प्रीवियस लेक्चर में हमने फाइंड किया हुआ है इसको। तो ये वैल्यू जब यहाँ रखेंगे तो एम और एम डॉट आर तो पीछे रह जाएगा, ओमेगा स्क्वायर की जगह आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी। तो एक फॉर्मूला इसका ये और आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर एम डॉट आर। तो इन फॉर्मूले में यूज करके अगर आपको कोणीय वेग और त्रिज्या दे रखी है, द्रव्यमान दे रखा है और बल पूछ लिया जाए, या कोई भी तीन नॉन क्वांटिटी दे दी है और एक अननोन क्वांटिटी पूछ ली जाए आपसे, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप निकाल सकते हैं। ये सूत्र ना सिर्फ अभिकेंद्रीय बल का है, अपकेंद्रीय बल का भी होगा, क्योंकि अपकेंद्रीय बल परिमाण में बिल्कुल अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है, बस उसकी दिशा विपरीत होती है।